नमः संस्कृताय। आइए जो हम कारक विचार पढ़ रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का, उसको और तेज़ी से ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसमें जो हमने 3 प्रकार के कर्म पढ़े थे, इप्सित, अनिप्सित और अकथित। इसके बाद उसमें एक वार्तिक आता है, जो वार्तिक आपके सामने वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ भी है। ये वार्तिक क्या करेगा, पहले इस बात को समझ लेते हैं। आपको ये पता होगा कि सकर्मक और अकर्मक धातुएं क्या होती हैं। सीधी सी बात है, जिनमें कर्म हो वो सकर्मक कहलाएंगी, जिनमें कर्म विद्यमान ना हो वो कैसी कहलाएंगी, अकर्मक कहलाएंगे। ठीक है, तो सकर्मक और अकर्मक धातुओं के योग में जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के काम होते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं अकर्मक धातुओं की, कि मान लीजिए ऐसी धातु जो अकर्मक है, तो अकर्मक में कर्म तो नहीं होता है, परंतु कर्म ना होने पर भी वहाँ पर जो देश रहेगा, जो काल रहेगा, जो गंतव्य रहेगा, वो किस में गिने जाएंगे, तो कह रहे वो आपके हैं, वो कर्म में गिने जाएंगे। देखिए अब वार्तिक अर्थ देख लेते हैं। अकर्म धातु भी, यहाँ पर जो आपकी विभक्ति है ये तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है, और तृतीया का कारक चिन्ह जो होता है वो होता है के द्वारा, या ने से के द्वारा। हम यहाँ पर अर्थ करेंगे, अर्थात के योग में अकर्मक धातु भी, अर्थात अकर्मक धातुओं के योग में क्या होता है, बोले योगे, योग में देशः, देश, कालो अर्थात काल अर्थात समय, फिर कहते हैं भाव, और गंतव्यो अध्वा, अध्वा का अर्थ होता है मार्ग। ठीक, अध्वा का अर्थ क्या होता है, मार्ग। अध्वाचा कर्म संज्ञक इति वाच्यम, अर्थात ये कर्म संज्ञक हो जाते हैं, ऐसा कहना चाहिए। तो अकर्मक धातुओं के योग में, धातुएं सकर्मक ना हो, धातुएं हो अकर्मक, अकर्मक धातुओं के योग में जो है वो देश, काल, भाव और गंतव्य, जाने वाला मार्ग, ये कैसे हो जाते हैं, ये कर्म संज्ञक हो जाते हैं। परीक्षाओं में प्रश्न प्राय करके पूछा जाता है, और कैसे पूछा जाएगा वो भी उसको भी हम देखेंगे। पहले ये देखते हैं इसके उदाहरणों को और समझते हैं कि किस प्रकार से ये काम करता है। देखिए, कहते कि अकर्मक धातुओं का योग हो, उसमें अगर उदाहरण में देश हो, काल हो, भाव हो और जाने वाला मार्ग हो, तो वो कर्म संज्ञक माना जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरणों से हमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि कैसे ये वार्तिक जो है वो काम करता है। पहले कहा गया है देश, देश देख लेते हैं। देश का उदाहरण देखिए, उदाहरण दिया है जो पुस्तक में दिया है, कुरून स्वपिति, कुरून स्वपिति, ये आपका उदाहरण दिया है। ठीक है, इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं कि कुरु देश में सोता है। कुरु नाम का देश है, कुरु देश में सोता है। ठीक है, कुरु देश में सोता है। अब आपको ये मालूम है कि जहां पर में कारक चिन्ह आता है, जहां पर पर आ जाए, में आ जाए, तो जहां पर में कारक चिन्ह आता है वो किस में चला जाता है, अधिकरण में, आधारो अधिकरणम, किस में चला जाएगा, अधिकरण में। और जहां अधिकरण होगा वहां पर विभक्ति कौन सी होगी, वहां पर होगी सप्तमी विभक्ति। तो क्या होना चाहिए था कि कुरु देश में सोता है, अर्थात कुरुषु स्वपिति, क्या होना चाहिए था, कुरुषु स्वपिति। लेकिन बात यह है कि ये जो स्वप धातु है, ये स्वप धातु आपकी कहलाती है अकर्मक। क्या कहलाती है, अकर्मक। देखो, अकर्मक और सकर्मक की एक अगर छोटी सी पहचान बताऊं तो आप एक प्रश्न करिए जहां पर आपको ये लगे, जहां पर प्रश्न क्या में चला जाए, जैसे राम खाता है, क्या खाता है, तब आपको फल या रोटी या दाल किसी का नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो धातुएं सकर्मक मानी जाती हैं।
और जहां पर प्रश्न क्या में नहीं जाए ऐसी धातुएं अकर्मक मानी जाती हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर अकर्मक धातुओं को लेके। देखो स्वप्न में सोने अर्थ में ये नहीं कहा जाता क्या सोता है, वहां प्रश्न क्यों होता है, कारण पूछा जाता है, ठीक है, कि क्यों सोता है, कब सोता है, ठीक है, टाइम पूछा जाता है। तो अकर्मक धातु हमारे पास है स्वप, और उन्होंने क्या कहा कि अकर्मक धातु के योग में अगर देश हो, और कुरु जो है वो है हमारे पास देश, क्या है, देश, ठीक है। तो अकर्मक धातु के योग में जो देश है कुरु, उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। तो इस कुरु की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा, ठीक है, कर्म संज्ञा। किससे होगी कर्म संज्ञा, तो ना तो होगी कर्तुरिप्सिततमम कर्म से, ना होगी तथा युक्तम चानिप्सितम से, और ना होगी अकथितम चा से। तो होगी किससे, तो होगी आपकी इस वार्तिक से कि अकर्म धातु भी योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्याच कर्म संज्ञक इति वाच्यम, इससे हो जाएगी आपकी कर्म संज्ञा, ठीक है, इससे कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब कर्म संज्ञा हुई तो कर्म संज्ञा होने का फायदा क्या होता है, ये आपको मैंने बता दिया था कि कर्म संज्ञा में होती है द्वितीया। तो द्वितीया किससे होगी, वो आपका वही सूत्र है कर्मणि द्वितीया। क्या है, कर्मणि द्वितीया। इस सूत्र से यहाँ पर क्या हो रखी है, द्वितीया हो रखी है। तो आप ये देख सकते हैं कि कुरून जो है वो द्वितीया विभक्ति का बहुवचन का रूप है कि कुरून सेते, अर्थात कुरु देश में सोता है। वैसे क्या होना चाहिए था, कुरुषु स्वपिति, अर्थात कुरु में सोता है, क्योंकि अधिकरण में सप्तमी होती है, सप्तमी प्राप्त थी। लेकिन हुआ क्या कि जब अकर्मक धातु के साथ देश का योग हो गया तो ऐसा जो देश था वो किस में चला गया, कर्म में चला गया, और कर्म में जाने के बाद कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति का विधान हो गया, ठीक है। तो ये जो उदाहरण है ये हमारा देश का है। अगला देखते हैं, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें या रोक के लिख लें, मैं अगला उदाहरण लिखता हूँ। अगला उदाहरण जो हमारे पास है वो है, देखिए, काल का, अर्थात समय का उदाहरण ये देंगे, ठीक है। अगला उदाहरण जो है वो काल का रहेगा, समय का। काल, काल का उदाहरण है देखिए, काल के उदाहरण में, काल का उदाहरण जो उन्होंने दिया है, बोले मासम आस्ते, मासम आस्ते, ठीक है। मासम आस्ते, मास का अर्थ होता है महीना, तो मासम आस्ते का अर्थ हुआ, हिंदी में लिख देता हूं एक बार, महीने भर रहता है, महीने भर रहता है, ठीक है, महीने भर रहता। अब आस्ते जो है इसमें आस धातु है, और आस धातु ये जो है ये अकर्मक धातु है, ठीक है, ये अकर्मक धातु है। तो अकर्मक धातु के योग में यहाँ पर मास जो है वो कालवाची है। भाई मास का अर्थ है महीना, और महीना क्या होता है, टाइम ही तो होता है, एक समय का परिणाम ही तो आपने रखा कि 30 दिन 31 दिन जो होंगे या 2 पक्ष जो होंगे वो महीने में चले जाएंगे। तो कालवाची जो है वो है मास, आस जो है वो है अकर्मक धातु, क्या है, अकर्मक धातु है। इन्होंने क्या कहा कि अकर्मक धातु का योग हो तो जो काल है, अर्थात जो शब्द काल का वाचक है, ऐसे शब्द में क्या, ऐसे शब्द की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। वैसे यहाँ पर प्राप्त क्या थी, तो महीने भर रहता है, अर्थात यहाँ पर अधिकरण प्राप्त था। भाई महीने में रहने का आधार क्या है, महीना भर, तो आधारोधिकरण, जो आधार है वो अधिकरण कहलाता है। तो महीने भर रहने का जो आधार है वो क्या कहलाता, अधिकरण। अधिकरण प्राप्त था यहाँ पर, अर्थात सप्तमी प्राप्त थी कि माँ से आस्ते ऐसा रूप बनना चाहिए था। इन्होंने क्या कर दिया कि अकर्मक आस धातु के योग में जो मास था, जो कि महीने का वाचक है, अर्थात कालवाची है, इसकी क्या कर देंगे, कर्म संज्ञा, कर्म संज्ञा। अब प्रश्न कैसे बनता परीक्षा में, प्रश्न सीधे बनेगा कि मासम आस्ते यहाँ पर कौन सी विभक्ति प्राप्त थी,
तो कौन सी विभक्ति प्राप्त थी? सप्तमी विभक्ति। ठीक है। या मासम आस्ते, यहाँ पर कर्म संज्ञा किस सूत्र से की जाती है? तो आपको 2-3 सूत्र दे देंगे और साथ में ये वार्तिक दे देंगे। तो आपको जो उत्तर लगाना है वो वार्तिक पे लगाना है कि अकर्म धातु भी योगे, अकर्मक धातु भी योगे, अकर्मक धातुओं के योग में जो काल होता है वो कर्म संज्ञक कहलाता है। हमारे पास काल है मास, मास की कर्म संज्ञा होगी। कर्म संज्ञा होने से क्या फायदा हुआ? ये कर्म संज्ञा हो गई मास की। तो कर्म संज्ञा होने का फायदा ये हुआ कि कर्मणि द्वितीया, अर्थात कर्म कारक में क्या हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मासम में जो है वो द्वितीया विभक्ति आपकी की हुई है। तो परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे सीधा आपको देगा कि मासम आस्ते में, मासम में द्वितीया विभक्ति का जो विधान है वो किससे किया जाता है? तो कर्मणि द्वितीया से। ठीक है। द्वितीया का विधान सब जगह कर्मणि द्वितीया से होगा, लेकिन जो वहाँ कर्म संज्ञा होगी वो अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पर इस वार्तिक से इन्होंने कर्म संज्ञा कर रखी है, आप इसको भी लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी चाहे वैसे कर लें। अगला उदाहरण है हमारा भाव का। भाव का उदाहरण दिया गो दोहम आस्ते। ठीक है, क्योंकि आस्ते का हम प्रयोग देख चुके, तो आस्ते जो ये जो क्रिया है ये है आपकी अकर्मक। क्या है? अकर्मक है। अकर्मक है और अकर्मक क्रिया के योग में ये जो गोदोहम है यहाँ पर ये भाववाचक है, अर्थात भाव का कथन करता है। भाव इसमें क्या है? इसमें भाव है दोह के अंदर। दूह धातु से आपका घय प्रत्यय करके क्या बनाया? रूप दोहम। और घय प्रत्यय किस में होता है? भाव अर्थ में होता है। ठीक है, भाव अर्थ में हो गया। तो गोदोहम ये भाव है। इन्होंने कहा कि अकर्मक के योग में जब कभी भाव आए तो वो भाव क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है। तो गोदोहम आस्ते अर्थात गाय के दुहने तक रहता है। ये रहने का आधार है। भाई कब तक रहता है? जब तक गाय का दूध निकाला जा रहा है। तो ये रहने का, रुकने का आधार है। तो आधार होने के कारण से इसकी अधिकरण संज्ञा है। और यहाँ पर क्या प्राप्त थी? सप्तमी प्राप्त थी। क्या प्राप्त थी? सप्तमी प्राप्त थी। ठीक है। अब सप्तमी प्राप्त थी, उसको इन्होंने वार्तिक से कहा कि अगर अकर्मक धातु का योग हो और अकर्मक धातु के योग में अगर भाव हो, भाव का कथन हो, तो ऐसी स्थिति में वो भाव जो है वो किस में चला जाता है? कर्म में चला जाता है, अर्थात उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर गोदोहम में क्या हुआ? आपकी कर्म संज्ञा हो गई। तो कर्म संज्ञा होने का फायदा क्या हुआ? कर्मणि द्वितीया। आप बस एक बात याद रखना कि कर्म संज्ञा अलग अलग हो सकती है, लेकिन कर्म संज्ञा करने का फायदा जो है, लाभ जो है वो कर्मणि द्वितीया में ही जाएगा। ठीक है। तो ये आपका उदाहरण बन जाएगा गोदोहम आस्ते, अर्थात गाय के दूने तक रहता है। गोदोहम भाव में होने के कारण से ये कर्म हुआ इस वार्तिक दिक के द्वारा, और कर्म होने के बाद कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीया विभक्ति का विधान जो है वो कर लिया जाता है। यही यहाँ पर इस वार्तिक का प्रयोजन है। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो परीक्षा में पूछा जाएगा कि गोदोहम में कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र या वार्तिक कौन सा है। तो आपको सूत्र दिए जाएंगे, वार्तिक भी दिए जाएगा। तो आप बिल्कुल आंख बंद करिए और वार्तिक पर ही निशान मारिए, सूत्र पर नहीं मारना। ठीक है। या पूछ लिया जाएगा गोदोहम यहाँ पर द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से होती है? तो यहाँ पर द्वितीया विभक्ति होती है कर्मणि द्वितीया इस सूत्र से। ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण हमारा जो है वो है गंतव्य अध्वा का। देखो, गंतव्य का अर्थ होता है जाने योग्य। गंतव्य का अर्थ होता है, तब्यत प्रत्यय किया हुआ है यहाँ पर, गम धातु से तब्यत करके रूप बनाया गंतव्य। तो गंतव्य का अर्थ हुआ जाने योग्य। जाने योग्य क्या है? अध्वा मार्ग। ठीक है। बोले जाने योग्य जो मार्ग है, अगर मार्ग का वाचक कोई शब्द आ जाए, मार्ग का वाचक कोई शब्द आ जाए गुरु, और आगे अगर आपकी अकर्मक धातु हो, तो ऐसी स्थिति में भी वो जो गंतव्य अध्वा है उसका जो वाचक शब्द है वहाँ भी क्या हो जाएगी? उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। पहले ये देखो, प्राप्त क्या था? भाई कर्म संज्ञा का विधान किया है, तो प्राप्त में विधान है या अप्राप्त में विधान है? तो अगर सामान्य देखें तो आपको पता होगा कि जहाँ पर में कारक चिन्ह होता है या पर कारक चिन्ह होता है वहाँ पर अधिकरण होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अधिकरण प्राप्त था कि कोश भर में रहता है, अर्थात एक कोश जो है उतने भर में रहता है।
तो एक कोश में रहता है, तो यहाँ पर जो है वो आधार है, आधार होने से अधिकरण प्राप्त था। तो अधिकरण की प्राप्ति में उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, अकर्मक धातु के योग में अगर कोई गंतव्य अध्वा हो, जाने वाला मार्ग हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर क्रोश जो शब्द है वो कोश का वाचक है, एक कोश, दो कोश, तीन कोश, ठीक है, उस कोश का वाचक है। यहाँ पर इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, तो वो कोश का वाचक है, अर्थात कोश भर रहता है। तो यहाँ पर क्रोश शब्द, क्रोशम जो है वो कोश का वाचक है। तो इसकी कर्म संज्ञा जो होगी वो आपकी होगी इसी सूत्र से, इसी वार्तिक से कि अकर्मक धातु भी योगे। इस वार्तिक से जो है वो क्रोश की हो जाएगी कर्म संज्ञा। किसकी कर्म संज्ञा होगी, क्रोश की। अब कर्म संज्ञा हुई क्रोश की, वैसे तो इसमें आपकी सप्तमी प्राप्त होती, लेकिन जब कर्म संज्ञा कर दी तो कर्म संज्ञा का फायदा क्या हुआ कि कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में के योग में द्वितीया विभक्ति कर ली जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि ये क्रोशम जो है ये द्वितीया का रूप है, अर्थात एक कोश भर जो है वो रहता है, यहाँ पर आपका रूप बन जाएगा। प्रश्न ऐसे आ सकता है, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि क्रोशम आस्ते में, क्रोशम में द्वितीया विभक्ति का विधान किससे हुआ है। तो द्वितीया विभक्ति का विधान हुआ है कर्मणि द्वितीया से। या ऐसे पूछ लेगा कि क्रोशम आस्ते में ये जो क्रोशम है इसकी कर्म संज्ञा विधान करने वाला सूत्र या वार्तिक कौन सा है, तो आपका ये वार्तिक है। एक प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि अगर यहाँ पर इस वार्तिक से कर्म संज्ञा ना होती तो फिर कौन सी संज्ञा होती और क्या विभक्ति होती, तो फिर गुरु अधिकरण संज्ञा होती और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको देख लेना आप। इसके उदाहरण हमारे पूरे हो गए हैं और ये वार्तिक भी पूरा हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं मिटा दूंगा पूरे को। इसके बाद फिर आगे अगला सूत्र या वार्तिक देखते हैं। अगला सूत्र जो दिया है वो दिया है अधिशींग स्था साम कर्म। ये 3-4 सूत्र ऐसे हैं जो आपके ये समझिए कि अधिकरण में भी जो आधार होता है, अधिकरण होता है, उसमें भी क्या कर देते हैं, ये कर्म संज्ञा का विधान कर देते हैं। 3-4 सूत्र हैं और वो किन परिस्थितियों में होते वो यहाँ पर दिया हुआ। देखिए उनमें से पहला सूत्र है अधिशींग स्था साम कर्म, ठीक है, अधिशींग स्था साम कर्म। पहले तो हम ये देखते हैं कि सूत्र की प्रकृति क्या है। ये संज्ञा सूत्र है, विधान सूत्र है, निषेध सूत्र है या क्या है, तो ये है गुरु संज्ञा सूत्र। क्या है, संज्ञा सूत्र। क्या संज्ञा कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर संज्ञा करता है कर्म संज्ञा, ठीक है, कर्म का विधान कर रहा है। कैसे कर रहा है तो देखिए, अधि, ये अधि पता है आपको, ये अधि एक उपसर्ग होता है, ठीक है। आराम से सूत्र को निकाल लेंगे। याद रखना कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, चाहे नेट हो, टेट हो, कुछ भी हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, कुछ भी हो, जहाँ पर भी व्याकरण की चर्चा आती है वहाँ पर कहीं ना कहीं इससे संबंधित आपको कोई ना कोई उदाहरण मिल जाएगा। तो कहते हैं अधि एक उपसर्ग है, और अगर अधि उपसर्ग के आगे क्या हो तो कहते हैं शींग। एक शींग धातु है सोने अर्थ में, इसके बाद दिया स्था, अगर स्था हो, और इसके बाद दिया है आपकी आस, ठीक है, ये धातुएं हो, ये 3 धातुएं दे दी। अधि ये उपसर्ग है और अधि उपसर्ग पूर्वक यदि शींग सय धातु हो सोने के अर्थ में, स्था तिष्ठतौ अर्थात बैठने के अर्थ में, और आस उपवेशन अर्थात बैठने के अर्थ में अगर ये धातुएं हैं, तो इन धातुओं के योग में जो आधार है, क्या है, जो आधार है, इन धातुओं का जो आधार है वह आधार किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्म में, अर्थात आधार किस में चला जाएगा, कर्म में। वैसे तो आपको पता है कि आधार जो होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, आधारोधिकरणम से अधिकरण संज्ञा होती है, लेकिन यहाँ पर जो आधार है वो किस में चला जाएगा, कर्म में। लेकिन शर्त यह है कि अधिपूर्वक आपकी ये 3 धातुएं होनी चाहिए। एक एक करके प्रयोग इसका है, आओ एक एक प्रयोग देख लेते हैं। पहले देखते हैं शींग धातु का प्रयोग, ठीक है। तो शींग धातु का जो प्रयोग दिया है, देखिए वैसे आपको प्रयोग अलग प्रकार का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने दिया वो अलग प्रकार का दिया है। कहते हैं चंद्रापीडः, चंद्रापीडः, चंद्रापीडः,
चंद्रापीडाः मुक्ता शिलापट्टम अधिशिष्ये। ठीक है, चंद्रापीडाः मुक्ता शिलापट्टम अधिशिष्ये। तो चंद्रापीड एक आपको मालूम है चंद्रापीड और तारापीड का। तो चंद्रापीड जो है वो क्या किया उसने, बोले मुक्त शिलापट्टम अर्थात मुक्त शिलापट्ट पर अधिशिष्य अर्थात सो गया। ठीक है, अधिशिष्य मतलब सो गया। ये आपका साथ में ये आपकी जो है वो हिंदी भी होगी। तो अधिशिलापट्ट मुक्ता शिलापट्ट पर सो गया। कौन सो गया? तो चंद्रापीड। अब हिंदी के माध्यम से हम समझते हैं इसको पहले कि चंद्रापीड जो करता है वो मुक्त शिलापट्ट पर सो गया। अगर आपसे सामान्य पूछा जाए कि इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करो तो आप क्या अनुवाद करेंगे? अनुवाद ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो आप सप्तमी का प्रयोग कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि यहाँ पर कारक चिन्ह जो है वो पर है, और जहाँ पर कारक चिन्ह होता है वहाँ पर क्या विभक्ति होती है? सप्तमी, क्योंकि वो आधार हो जाता है और आधार होने के कारण से वहाँ पर सप्तमी हो जाती है। यहाँ पर भी क्या प्राप्त थी? सप्तमी प्राप्त थी। कहाँ पर? मुक्त शिलापट्टम में यहाँ पर सप्तमी प्राप्त थी। लेकिन तभी एक सूत्र भागता हुआ आया, उसने कहा अधिशिंग स्था साम कर्म। बोले रुक जाओ भी, मेरा स्थान है यहाँ पर। क्या कहता? बोले अधिपूर्वक। अगर शिंग धातु हो तो आप देखेंगे ये जो क्रिया है ये अधिपूर्वक शिंग धातु की है। ये शिंग धातु का ही रूप बनता है लिट लकार में, शिष्य शिष्याते शिशिरे। ठीक है, अर्थात सोया। अब ये शिष्य जो रूप बना है ये शिंग धातु का है, और ये कैसे है? अधिपूर्वक है। अधि लगा हुआ इसके आदि में, तो अधि लगने के कारण से इस सोने की क्रिया का जो आधार था वो था मुक्त शिलापट्ट। भाई ना मखमल के गद्दे पे सोया है, ना एसी में सोया है, कहाँ सोया है? मुक्त शिलापट्ट पर सोया है। तो सोने का आधार क्या था? मुक्त शिलापट्ट। ये जो मुक्त शिलापट्ट सोने का आधार था, इस सोने के आधार की ही क्या हो गई? कर्म संज्ञा हो गई। क्या संज्ञा हो गई इसकी? कर्म संज्ञा हो गई। किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई? अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है, आपको ऐसा उदाहरण दे देगा और पूछेगा मुक्त शिलापट्टम यहाँ पर जो है वो कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? ठीक है, तो कर्म संज्ञा हुई है अधिशिंग स्था साम कर्म। ऐसी अवस्था में आप क्रिया देखना, अगर क्रिया में अधि लगा हो गुरु, कभी भी क्रियाओं में अधि लगा हो तो वहां पर जो आधार होगा वो कर्म संज्ञक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वहां अधि लगा हो तो देखिए, और धातु कौन सी हो? यहाँ पर शिंग हो, स्था हो, आस हो। अब यहाँ पर इसके स्थान पर खाद लिख दिया जाए, अधि खादती, तब बात नहीं बनेगी, क्योंकि उसका यहाँ पर परिगणन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये हुआ क्या कि मुक्त शिलापट्ट जो था उसकी कर्म संज्ञा हुई है अधिशिंग स्था साम कर्म से। अधिशिंग स्था साम कर्म से कर्म संज्ञा हो गई, और कर्म संज्ञा का फायदा क्या हुआ? कर्मणि द्वितीया। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि मुक्त शिलापट्टम में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, कंफ्यूज करने के लिए, तो आपका रूप उत्तर होगा कर्मणि द्वितीय से। यहाँ पर जो है वो द्वितीय विभक्ति का विधान हो गया। ठीक है, तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण हमारा है स्था धातु का। स्था का अर्थ है बैठना। ठीक है, स्था का अर्थ बैठना है। उदाहरण दिया है कि अर्धासनम गोत्रभिदो अधितस्थौ। यहाँ पर जो क्रिया है वो है अधितस्थौ। क्या है? अधितस्थौ। अधितस्थौ का अर्थ है बैठता था। अधिपूर्वक स्था धातु का रूप बनता है तस्थौ। ठीक है, तो बैठता था। अब ये बैठता था जो रूप है वो स्था धातु का है, और स्था से पहले क्या लगा है? अधि लगा है। तो अधि का जब अधि लग जाएगा तो बैठने का आधार क्या है? आधा सिंहासन, ये आधार है। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है,
अर्थात जहां पर होता वो आधार का कारक चिन्ह होता है। तो आधे आसन पर ये आधार है, और आधार में कौन सी विभक्ति होती, तो सप्तमी होती है। ठीक है, अधिकरण संज्ञा हो जाती है, और अधिकरण होने से क्या हो जाती, सप्तमी हो जाती। यहां पर भी सप्तमी प्राप्त थी, लेकिन बात ये आई कि जब अधिपूर्वक स्था धातु हो, अधिपूर्वक स्था धातु हो, तो जो आपका आधार है वो किस में चला जाएगा, कर्म में चला जाएगा। अर्धासनम ये आपका आधार है। ठीक है, ये आपका क्या था, बैठने का आधार था। लेकिन ये धातु जो है अधिपूर्वक है, इसलिए जो ये आधार था इसकी क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो गई। किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई, तो अधि शिंग स्था साम कर्म, इस सूत्र से इसकी हो जाएगी कर्म संज्ञा। और कर्म संज्ञा करने का जो फायदा है वो है कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति का विधान करना। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं कि अर्धासनम में जो है वो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो रखी है। वैसे अगर यहां पर ये अर्धासनम अगर हम इसको आधार कर्म नहीं होता तो यहाँ पर आधारोधिकरणम से अधिकरण संज्ञा होती, और सप्तम्यधिकरणे चा से सप्तमी विभक्ति का विधान कर दिया जाता। लेकिन अधिपूर्वक स्था धातु है, और इस बैठने का जो आधार है वो है सिंहासन, आधा सिंहासन। तो आधा जो सिंहासन है उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा होगी, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति का विधान हो गया। ये उदाहरण हमारा है स्था धातु का। आगे हम देख लेते हैं आस धातु का। अगला उदाहरण हमारा है आस धातु का। आस का अर्थ है आस उपवेशने, अर्थात बैठना। उदाहरण दिया है कि भूपति ही सिंहासनम अध्यास्ते। भूपति का अर्थ होता है राजा, राजा जो है वो सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, बैठा है। तो यहां पर क्रिया हमारी है अधिपूर्वक आस धातु है, आस्ते आसेते आसनते। ठीक है, तो अधिपूर्वक आस है, तो इन्होंने क्या कहा गुरु, कभी भी अगर अधिपूर्वक आस धातु का प्रयोग किया जाए तो ऐसी अवस्था में जो आधार होता है, हमारा आधार क्या है, सिंहासन। भाई राजा के बैठने का आधार क्या है, आधार है सिंहासन, ये आपका आधार है। बोले अधिपूर्वक का अगर आस धातु का प्रयोग हो और ऐसी अवस्था में जो आपका सिंहासन है, जो आधार है, वो आधार किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्म संज्ञा में। ये किस में चला गया, कर्म संज्ञा में। क्यों चला गया कर्म में, क्योंकि अधिपूर्वक आस धातु है, इसलिए ये जो सिंहासन था, ये जो आधार था, इसकी कर्म संज्ञा हो गई। और कर्म संज्ञा का फायदा क्या हुआ, कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, अर्थात कर्म में क्या हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। अब आपका जो प्रश्न आता है वो प्रश्न ऐसे आपसे सीधा पूछा जाएगा कि यहाँ पर सिंहासन जो है इसमें कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है। तो आपको 3-4 ऑप्शन देंगे, उसमें एक ऑप्शन आपके सामने ये सूत्र भी रहेगा। तो आप ये देखना कि अगर वहाँ अधि लगा हो तो अधि के फिर योग में कर्म संज्ञा जो आपकी होगी वो होगी अधि शिंग स्था साम कर्म, इस सूत्र से। और कर्म संज्ञा होने पर एक प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता कि कर्म कारक में यहाँ पर ये जो सिंहासन कर्म है, इस कर्म कारक में द्वितीया किससे हुई है, तो कर्मणि द्वितीया, इस सूत्र से यहाँ पर कर्म कारक में द्वितीया हो जाएगी। तो इस सूत्र को विशेष आप याद रखिएगा। इसी प्रकार से एक अगला सूत्र है, वो भी इसी प्रकार से आपका काम करता है, उसको भी देखते हैं। इसी क्रम में अगला सूत्र है अभिनि विशश्च। आप इसको देख रहे होंगे क्योंकि ये सूत्र जो है वहां पर अधि शिंग स्था साम कर्म, और इसके अगले नीचे सूत्र है अभिनि विशश्च, अर्थात अभि और नि पूर्वक। आपने अभि उपसर्ग सुना होगा, एक उपसर्ग दिया आपका अभि और दूसरा जो दिया है वो नि। ठीक है, अभि और नि उपसर्ग पूर्वक क्या है, बोले विष, ये विष धातु है। ठीक है, तो अभि और नि उपसर्ग पूर्वक जो विष धातु है, और इस विष धातु का जो आधार है, जो आधार है, उस आधार की क्या हो जाएगी, कहते हैं कर्म संज्ञा। आधार किसमें चला जाएगा, कर्म संज्ञा में। लेकिन शर्त एक है कि धातु का प्रयोग अभि और नि पूर्वक होना चाहिए। अभि नि दोनों एक साथ लगे हों, और ऐसे एक साथ हों तो वहाँ उससे आगे जो विष धातु रहेगी, उस विष धातु का जो आधार रहेगा वो आधार आपका किस में चला जाएगा, कर्म संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, तो कर्म संज्ञा में चला जाएगा। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं एक बार। इसके उदाहरणों की बात करें
तो उदाहरण दिया आपका, देखिए, बोले सन्मार्गम अभिनिविशते, सन्मार्गम अभिनिविशते। अर्थ हुआ कि सन्मार्ग पर अर्थात अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। तो अभिपूर्वक निपूर्वक धातु हमारी विष है, तो विष धातु का जो आधार है वो है सन्मार्ग। भाई अच्छी पूर्वक कहाँ पर अनुसरण करता है? तो सन्मार्ग का अनुसरण करता है, ठीक है। तो सन्मार्ग पर अनुसरण करता है, तो यहाँ पर नि और अभिपूर्वक विष धातु का आधार है सन्मार्ग। तो सन्मार्ग ये जो आधार है, इस आधार की कर्म संज्ञा होगी किस सूत्र से? अभिनिविशश्च। इस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी, और कर्म संज्ञा होने का फायदा क्या होगा? कर्मणि द्वितीया। कर्म कारक में क्या हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति आपकी कर ली जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि सन्मार्गम यहां पर जो है वो द्वितीया विभक्ति की हुई है, ठीक है। इसी प्रकार से एक अगला उदाहरण इसका देख लेते हैं। बोले धन्या सा कामिनी याम भवत मनो अभिनिवेशते, अभिनिविशते। धन्या सा स्त्री याम, यहां पर है याम उदाहरण, याम भवन मनो आपका जो मन है, बोले अभिनिविशते। बोले धन्या सा स्त्री वह कामिनी धन्य है, धन्या सा कामिनी वह कामिनी धन्य है, याम जिसमें भवत आपका मनः अभिनिविशते अर्थात अच्छी प्रकार से आपका मन, उसके ऊपर आपका मन जो है वो लगा है। तो यहाँ पर अभिनिविशते का जो आधार है वो कामिनी है, यस्याम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर किसका विधान कर दिया? करे द्वितीया, अर्थात ये कर्म मान लिया। आपके मन को लगने का स्थान क्या है? वो कामिनी। तो कामिनी आपके मन का आधार था, लेकिन यहाँ पर अभिनि पूर्वक होने के कारण से ये जो कामिनी के लिए यत् पद का प्रयोग किया था उसमें कर्म संज्ञा हुई, और कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया। तो यहाँ भी क्या हुआ है कि आधार में कर्म हुआ है, और आधार में कर्म होने के बाद कर्मणि द्वितीया से क्या हो जाएगा? कर्म कारक में आपकी द्वितीया हो जाएगी। तो ये उदाहरण जो हैं वो आपके अभिनिविशश्च के हैं। आगे हमारे एक दो सूत्र रहते हैं, उनको हम कल ही प्रारंभ करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। सभी के लिए नमः संस्कृताय।